दोस्तों भारत ही नहीं, भारत के अलावा जितने भी देश हैं, अगर एक बच्चे से ये पूछा जाए कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो डॉक्टर ऑप्शन को नहीं चूज़ करेगा। यानी कि इंजीनियर, डॉक्टर आज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जुनैद। आज की हमारी जो सीरीज़ है, एक बहुत ही अच्छी व्यक्ति के साथ हम करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे साथ में अलग-अलग गेस्ट आते हैं, लेकिन आज जो गेस्ट हैं, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। और यही नहीं, वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर, एक कांग्रेस लीडर भी हैं। आज की जो मुलाकात है दोस्तों, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये उन बच्चों के लिए है जो डॉक्टर बनने का सपना भी देख रहे हैं और साथ ही साथ उन पेरेंट्स के लिए भी है जो आज कुछ यहाँ से सीख के जाने वाले हैं, अपने बच्चों के लिए एक नई चीज़ सीख के जाने वाले हैं, या ऐसे कन्फ्यूज़्ड पेरेंट्स जो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या सही है, क्या नहीं है। तो उनके लिए एक वीडियो बहुत ख़ास है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर किस बात की, मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर राजीव जैन जी से, जो आज बहुत कीमती वक़्त निकाल के हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं। तो उनसे सीखेंगे अपने बच्चों की परवरिश किस प्रकार से की जाए कि हमारा बच्चा एक हेल्दी बन जाए। सर, मोस्ट वेलकम टू आवर सीरीज, द गेम चेंजर सीरीज। थैंक यू। सर, एक सक्सेसफुल डॉक्टर के साथ साथ आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए कि अपने सफ़र की शुरुआत और डॉक्टर बनने का ही विचार क्यों आया आपके दिमाग में? मैं एक क्लास का टॉपर से लेकर के डफर स्टूडेंट का मेरा करियर रहा है। अच्छा। मैं अपनी स्कूलिंग में अपनी क्लास का टॉपर भी रहा हूँ। तो क्लास 10th में सेकंड डिवीज़न विद ग्रेस इन मैथमेटिक्स भी पास हुआ हूँ। क्लास 11-12th में मैंने मतलब स्टेट लेवल पे भी रैंक ली है। और अपने ज़माने में पीएमटी का एग्ज़ाम हुआ करता था हमारे टाइम जी। में, उसको एक जुनून से पास किया है। और उसके बाद मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने का मौका मिला। अब डॉक्टर बनने की जो मेरा जुनून था, वो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं सारे प्रोफ़ेशंस के लोगों को देखता था, मिलता था, तो मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग प्रोफ़ेशन जो है, वेल ड्रेस्ड, डिसेंट टॉक, अ, लोगों की मदद करने वाला प्रोफ़ेशन, लोगों के दुखों में साथ देने वाला प्रोफ़ेशन, तो मुझे वो मेडिकल का प्रोफ़ेशन सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगा। इसलिए मैंने उस टाइम ही डॉक्टर बनने का सोचा। तो सर, इसके अंदर में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या-क्या चैलेंजेस आपके जीवन में आए? पढ़ाई के दौरान तो पढ़ाई के चैलेंजेस ही होते हैं। मैं हाँ, मेडिकल की पढ़ाई आसान तो नहीं होती है। आसान तो नहीं होती है। अगर हम देखा जाए तो दुनिया के टफ़ेस्ट एग्ज़ाम्स में से एमबीबीएस का एग्ज़ाम गिना जाता है। और बीइंग ए स्टूडेंट, पढ़ाई के समय आपको पढ़ाई के साथ कॉलेज की अदर एक्टिविटीज़, क्लिनिकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा-सा चैलेंजेस रहता तो है ही। हुँ। पर ठीक है, आदमी पढ़ते-पढ़ते सब चीज़ें सीख जाता है और करने लग जाता है। एमबीबीएस के बाद फिर पीजी करना भी एक चैलेंज होता है, जी। तो उसके लिए भी तैयारी करी। फिर पीजी पीडियाट्रिक्स, मुझे चूँकि बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद थे, तो मैंने बच्चों को टारगेट करते हुए मैंने पीडियाट्रिक्स ही मुझे अपनी पीजी की पोस्ट ग्रेजुएशन में लेनी थी। ओके, मैंने फॉर्च्यूनेटली पीडियाट्रिक्स की चाह थी और रैंक ऐसी आ गई कि मुझे पीडियाट्रिक्स मिल गई। मिल गई। तो मैंने पीडियाट्रिक्स में ही फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया उदयपुर से। ओके। सर, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही और एक एक आज के जो समय के सर जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले का जो जैसे आपने एग्ज़ाम का ज़िक्र किया पीएमटी, आज का नीट उससे कितना डिफरेंट है? डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, नाम, सिर्फ़ नाम बदला है। पहले अच्छा। का पीएमटी का एग्ज़ाम जो होता था, वो इंडिया के राजस्थान के जो 5-6 मेडिकल कॉलेजेस थे, उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट के रूप में होता था। हुँ। उसको प्री मेडिकल टेस्ट कहते थे। आजकल जो एग्ज़ाम हो गया, वो इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, तो नीट का एग्ज़ाम है, उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें ये होता है कि जो बच्चे थोड़े से ऊपर के रैंक के होते हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो उनके लिए तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए रूप में काम करता है। सही। और जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे होते हैं, तो वो प्राइवेट कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए भी एक मिनिमम गाइडलाइंस और मिनिमम परसेंटेज गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है कि 50th परसेंटाइल से नीचे के नंबर वाला आदमी एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं है। तो जो बच्चा 50th परसेंटाइल से ऊपर नंबर लाता है, वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है या एलिजिबल हो जाता है। वो अब कॉलेज की इंडिविजुअल मेरिट है, वो एक अलग चीज़ है, स्टेट की इंडिविजुअल मेरिट है, वो एक अलग चीज़ है, पर वो एलिजिबल हो जाता है। इसलिए इस एग्ज़ाम का नाम नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया रखा है। गया है। सर, बहुत दुःख की बात हुई थी कि बीच में हमने सुना था कि नीट के अंदर में भी पेपर लीक की हमने घटनाएँ देखी थी। तो कहीं न कहीं इससे कुछ क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ा है सर? हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, पेपर बड़े लेवल पे होता है, लगभग 18-20 लाख बच्चे उसको एग्ज़ाम को देते हैं, सही। 50 तरह की एजेंसियाँ इन्वॉल्व होती हैं,
अब कौन-सी जगह पे कहाँ लीकेज थोड़ी-सी हुआ, लीकेज हो जाए, कुछ पता नहीं कुछ चलता है। पता नहीं चलता है। हालाँकि बहुत मुश्किल काम है ये, मगर पहले जब एग्ज़ाम रिटन और पेपर फॉर्मेट में हुआ करते थे, तब ये चांसेस थोड़े ज़्यादा होते थे क्योंकि आपको हार्ड कॉपी भी जगह-जगह रखवानी है। बहुत सारे इन्विजिलेटर, बहुत सारे सुरक्षा एजेंसी हैं इसमें इन्वॉल्वड हैं। पर अब आजकल सारा ऑनलाइन हो गया है, तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अब ज़्यादा मायना नहीं रखती हैं क्योंकि पेपर पेपर ही रिलीज़ एग्ज़ाम होने के 1 मिनट पहले रिलीज़ होता है। पहले तो आपको पहले से पेपर पता हो, ये पॉसिबिलिटी अब नहीं के पॉसिबल, बराबर है। बट फिर भी सर कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को ये चीज़ का एक रहता है कि हम इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, तो सुरक्षा एजेंसी के अकॉर्डिंग एक इसमें कुछ सुझाव क्या हो सकते हैं? थोड़ी-सी डील पेपर की जो सुरक्षा मापदंड हैं, वो थोड़े और सख्त किए जाएँ। बच्चों को पढ़ाई के प्रति थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे थोड़ा-सा कम भरोसा हो, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा हो। एग्ज़ाम का पैटर्न भी जो है वो 12th का जो स्टैंडर्ड है हुँ, एनसीईआरटी का उसको कवर करते हुए ही एग्ज़ाम लिया जाए। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन 12th के एनसीईआरटी के पेपर से भी ज़्यादा ऊपर आगे के आते हैं। तो अच्छा, इसलिए बच्चों को वो एनसीईआरटी की पढ़ाई को लगता है कि वो थोड़ी-सी कम है और इस चक्कर में वो कोचिंग संस्थानों के मायाजाल में फँस जाते हैं। फँस जाते हैं। एक सर ये चीज़ भी हमने बहुत अच्छी देखी है कि कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बिज़नेस के तौर पे लेते हैं और ये एक बिज़नेस बन चुका है नीट के अंदर में। तो ये एक सेल्फ स्टडी कितना मैटर करती है एक नॉर्मल वही स्टूडेंट के लिए? कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सही बात है। अब जब बच्चों को स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, हुँ, तो निश्चित तौर पे एक नेक टू नेक कंपटीशन का एग्ज़ाम है। एक आदमी के लिए मतलब वो करियर का सवाल है, तो वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए वो चाहता है, कोशिश करता है कि मैं बेस्ट पॉसिबल जगह से बेस्ट पॉसिबल पढ़ाई के साथ उस एग्ज़ाम को करूँ। तो उसके लिए कोचिंग संस्थान एकमात्र सहारा है क्योंकि अब स्कूलों में ना तो बच्चे इतने सिंसियरली पढ़ते हैं, ना टीचर्स इतना सिंसियरली पढ़ाते हैं, ना स्कूलों में इतना माहौल होता है, माहौल होता ना है। वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। एक क्लास में मैक्सिमम अगर 150-60 जनों की क्लास है तो 3 से 5 जने ही थोड़े से सिंसियरली सही पढ़ाई कर बात रहे है, होते सही हैं। है। बाकी थोड़े बहुत बच्चे मीडियोकर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ना तो पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं, ना वो पढ़ाई उनका कोई जीवन में टारगेट होता है। सही बात है। सर मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की बात पे आते हैं। आज की जो जनरेशन है, इस जनरेशन में मोबाइल एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आ गया है और छोटे बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैल रही है। तो आपके पास हुँ। ऐसे कुछ पेशेंट्स कुछ आते हैं इस तरह के केसेस? मैं सीधी भाषा में समझाता हूँ मेरे कई पेशेंट्स को भी कि मोबाइल भी एक शराब है। शराब है, वो पीने की शराब है, ये देखने की शराब देखने है। की शराब है। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी उम्र का आदमी हो, जब उसको इस चीज़ को बार-बार देखेगा तो उसको उसकी लत लग जाएगी। वो लत आपके सोचने-समझने की क्षमता भी खत्म कर देती है, जैसे शराब आपके सोचने-समझने की क्षमता खत्म करता है। जो मोबाइल में दिखाते हैं, वही उसका दिमाग कम काम करता है। उसके सोचने की क्षमता सिर्फ़ मोबाइल की स्क्रीन तक रह जाती है कि स्क्रीन में जो दिखाया गया है, वही इसके दिमाग में चलता है और वही उसके आगे एप्लीकेशन में चलता है। रही बात छोटे बच्चों की तो मोबाइल देखने से या बड़े आदमियों को भी मोबाइल देखने से उनको एक अंदर से एक एक छोटी झूठी खुशी का एहसास होता है, जिससे शरीर में डोपामाइन रिलीज़ होता है। रिलीज़ होता है। और वो डोपामाइन जो है वो एक प्रकार की हैप्पी हार्मोन जिसको हम कहते हैं कई बार, उसकी वज़ह से वो आदमी को उस मोबाइल की लत लग जाती है। उसको देखने से उसको अंदर खुशी मिलती है, वो छोटी-सी खुशी को प्राप्त करने के लिए वो थोड़ी देर चलती है, फिर उसको वापस मोबाइल चाहिए। तो इस मोबाइल को थोड़ा चखना लेना, फिर वापस मोबाइल देखना, फिर वो खुशी की महसूस करना, फिर मोबाइल लेना, तो इस सब से उसको एक प्रकार का एडिक्शन लग जाता है। एडिक्शन हो जाता जैसे है। शराब है वो थोड़ी पीता है, उसको थोड़े दिनों बाद उसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, फिर उसको उससे ज़्यादा चाहिए, फिर और उससे टॉलरेंस डेवलप हो जाती है तो उससे ज़्यादा चाहिए। तो वो उसको पी के उसको एक प्रकार की तृप्ति महसूस होती है, जबकि वो उसकी बॉडी को हुँ, नुकसान कर रही है, पर उसकी बॉडी को ऐसी डिमांड हो गई कि उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा। नहीं चल इसी तरह से मोबाइल है, पहले वो थोड़ी देर देखेगा, फिर धीरे-धीरे ज़्यादा दिन देखेगा, फिर ज़्यादा देर देखेगा, कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा उसका पूरा टाइम मोबाइल में ही पूरा लग रहा है। टाइम ही चला गया। स्ट्रेस रिलीफ़र के तौर पे भी लोग मोबाइल का यूज़ उसको करते स्ट्रेस हैं। रिलीवर की तरह देखते हैं मगर वो हुँ, स्ट्रेस रिलीव नहीं कर रहा है, वो थोड़ी देर के लिए आपको उस स्ट्रेस से विमुख कर रहा है, पर रिमूव वो कर रहा है। अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। सही। इसमें सर पेरेंट्स भी कुछ की शिकायत होती है कि हम दोनों ही मतलब बाहर कमाने जाते हैं और बच्चा घर पे अकेला होता है, तो मोबाइल एक तरह से उनको एक साधन देता है कि कम से कम डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये ये आदत सिंपल सी पेरेंट्स की बला टालने वाली हैबिट है, हुँ, सीधी भाषा में। हमें हमारे पास समय नहीं है, तो बच्चे को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करें, बिज़ी करें ताकि वो हमें परेशान ना करे हुँ, और उसका मन लगता रहे, बच्चा रोए नहीं। इसलिए हम उसको वो एक प्रकार की जैसे पुराने ज़माने में लोग अफ़ीम देते थे, सही। बच्चे को सुलाने और चुप करने के लिए और गाँव में खेतों में चले जाते थे किसान लोग या जो भी थे पेरेंट। तो आज के पेरेंट्स वो अफ़ीम की जगह मोबाइल दे रहे हैं कि वो मोबाइल में उलझा रहा है और हमें परेशान मत कर। हमें परेशान मत पर करो। उस मोबाइल से बच्चे को वो मोबाइल के साथ खाना-पीना भूल जाता है, पेरेंट्स और मदर मदर चाइल्ड बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, बच्चे का फैमिली में इंटरेस्ट कम हो जाता है,
पेरेंट्स का भी बच्चे में इंटरेस्ट कम हो जाता है, बच्चे की जो दिमाग पर मेंटल इतना असर प्रेशर पड़ता है कि वो फिर बाद में उसका चिड़चिड़ापन स्वभाव होना, नींद नहीं आना और बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं जिसकी वजह से उसका मानसिक अवसाद भी उसको चालू हो जाता है। मोबाइल तो बच्चे के लिए एक प्रकार का मतलब शराब है और कुछ नहीं। शराब ही है। तो क्या सही उम्र है सर एक मोबाइल एक बच्चे को उम्र के हिसाब से देने के लिए? आइडियली तो मोबाइल बच्चों को 8-10 साल तक तो देना ही नहीं देना ही चाहिए। नहीं चाहिए। उसके बाद भी उनको कोई थोड़ा बहुत एजुकेशनल मटेरियल के रूप में अगर थोड़ा बहुत देखना हो तो दें। बाकी सोशल मीडिया वाली चीज़ें तो बच्चों को एटलीस्ट 16-17 साल से पहले देनी नहीं नहीं चाहिए, देनी चाहिए। अलाउ ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मोबाइल का उपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे। सर मेडिकल फील्ड के अंदर में एक बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं कि कई बार संभालना एक डॉक्टर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसा कोई केस सर आपके पास आया हो? बहुत सारे केस आते हैं। हर रोज़ हमारा तो काम ही रोज़ चैलेंजेस को डील करना है डील करना है। और हर दिन एक नया चैलेंज, हर पेशेंट एक चैलेंज के रूप में आता है। पर कभी-कभी कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आते हैं जिन्हें हमें भी उम्मीद नहीं होती कि बचेगा नहीं बचेगा बचेगा, नहीं बचेगा। पर मेहनत करते हैं, भगवान का आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएँ होती हैं तो वो कई बार हम अपने काम में सफल हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक प्रीमैच्योर बच्चा आया था, मतलब मेरे पास ही हुआ था 600 ग्राम का। पेशेंट जो है वो अफ़ोर्डेबल भी नहीं था, उसको कहा भी था कि भई इसको आगे ले जाना चाहो तो आप ले जाओ। उसने कहा नहीं सर मैं आगे नहीं ले जा पाऊँगी क्योंकि मैं इतनी अफ़ोर्डेबल नहीं हूँ। उसको बहुत सारे ऑप्शन दिए पर नहीं गई कि जो होगा मैं यहाँ रखूँगा, आप जो होगा मुझे मंज़ूर है। हमने उस पर मेहनत की, बच्चा हमारे पास करीबन 1 महीना रहा अच्छा। और भगवान की दया से वो बच के निकला। रिकवर कर आज वो गया। बच्चा स्कूल जाता है और अच्छा। वो स्वस्थ है और उसका आईक्यू इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल बच्चे से भी ज़्यादा है। आजकल की जनरेशन सर बहुत फास्ट जनरेशन जिसे हम कहते हैं ना एआई वाले जनरेशन हो गई। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो घर से ही दवाइयाँ सोच के आ जाते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं या एआई पे सर्च कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट से आप कैसे डील करते हैं? उनको कैसे समझाना होता है? इस तरह के पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ। लगभग हर 5वाँ मरीज़ ऐसा ही होता है, जो अच्छा। थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा है, वो ये सब चीज़ें ओवर तैयार इंटेलेक्चुअल करके वाला। आता है। उनको डील करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। एक मेडिकल में टर्म है आईडीआईओटी सिंड्रोम, इडियट सिंड्रोम। अच्छा। इडियट सिंड्रोम की फुल फॉर्म है आईडीआईओटी, इंटरनेट डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग द ट्रीटमेंट। ये एक ऑफिशियल टर्म है। टर्म है। हाँ, ये कोई अपन किसी को किसी की हँसी उड़ाने के लिए इडियट वर्ड काम में नहीं ले रहे हैं। इट इज़ अ अच्छा। टर्म, इंटरनेट डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग द ट्रीटमेंट। ऐसे पेशेंट जो इंटरनेट से अपनी इन्फॉर्मेशन डिराइव कर लेते हैं और वो फिर इलाज में उसका किंतु परंतु जोड़ते हैं। तो वो स्वयं का भी नुकसान करते हैं, चिकित्सक का भी समय खराब करते हैं और वो अल्टीमेटली वो बीमारी को बिगाड़ के लाते हैं। डॉक्टर को ही एक्सपर्ट आप मान रहे हैं तो उस पे भरोसा भी उसको करना करना ही पड़ेगा, चाहिए, करना चाहिए। निश्चित तौर पे। हाँ। जिस काम को उसे सीखने में 10 साल लगे हैं हम्म। और उसको वापस एक्सपर्टाइज़ करने में अगले 10 साल उसने अपने अनुभव के खोए हैं, आप 10 मिनट में उस चीज़ कैसे सीख कैसे लोगे? सीख लोगे? सही बात है। सर यहाँ एक चीज़ इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर देते हैं कि कई बार क्या होता है कि बिज़ी शेड्यूल होता है लेकिन कई बार हम फैमिली टर्म्स के लिए बाहर भी जाते हैं, तो वहाँ भी ऐसा कुछ मिल जाते होंगे आपको कहीं जैसे हम खाना खाते-खाते अचानक से कोई पूछ ले कि सर इसका इलाज भी बता दीजिए। हाँ, तो एक डॉक्टर जो होता है वो फुल टाइम होता फुल टाइम होता है। है ना? एक डॉक्टर का ऐसा नहीं है कि वो किसी अपने क्लिनिक में बैठा है तो ही वो अपनी प्रैक्टिस या अपने मरीज़ों को सलाह दे रहा है। शादी में जा रहा है तो मिल जाएगा, बस में जा रहा है तो वहाँ उसको पड़ोस का बैठा हुआ सहयात्री पूछ लेगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ कोई आदमी मिलेगा वो आपसे पूछ वो लेगा। पूछ लेगा। तो वो कॉमनली हम किसी शादी में जाते हैं वहाँ भी 2-4 पेशेंट मतलब अपनी-अपनी समस्या पूछ ही लेते हैं। पूछ ही लेते जो हैं। मिलने मिलाने वाले होते हैं वो उनको इतना शर्म खुल जाती है कि वो जहाँ मिल जाते हैं वहीं पूछ वही लेते हैं पूछ और लेते हमें भी हैं। बताने में कोई ऐसा ऐतराज़ नहीं है, ठीक है। पेशेंट हम पर फ़ेथ कर रहा है तो बताने में कोई ऐसा मैं उसको अन्यथा नहीं समझता। हाँ, कोई टेक्निकल एडवाइस है जिसमें कोई मेडिसिन के अलावा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या कोई दवाओं की ज़्यादा ज़रूरत है जाँच करके, तो उन्हें हम हॉस्पिटल के लिए कह देते हैं, बाकी छोटा कैजुअल सलाह होती है तो वो दे देते हैं, ऐसा कुछ वो सर नहीं है। बीते कुछ वर्षों में इंडिया ने सुसाइडल केसेस बहुत सुने हैं कोटा के अंदर सीखार में हम देखते हैं बच्चे इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो क्या है इस चीज़ का इलाज क्या हो सकता है कि हम इसे कैसे डील कर सकते हैं? बेसिकली समस्या सुसाइड की जो है वो एक रात की समस्या नहीं होती है। हम्म। सुसाइड की समस्या हमारे बचपन में जब बच्चों की परवरिश करते हैं वहीं कोई कमी रह जाती है। परवरिश का। आजकल के पेरेंट्स में जहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम है तो वो ओवर प्रोटेक्टिव एटीट्यूड के साथ पालते हैं। हम्म। बच्चे ने टॉफ़ी माँगी हाथों हाथ पकड़ा दी, बच्चे ने खिलौना माँगा हाथों हाथ पकड़ा दिया। ट्रू। तो उस बच्चे को किसी भी चीज़ का इंतज़ार करना है या ना सुनने की आदत ख़त्म हो जाती है। तो वो बच्चे कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ को उन्होंने लूज़ नहीं किया है,
हमेशा उनको टॉपर बनने की, उनके पेरेंट्स की तरफ से टॉपर बनने का पुश लगा रहता है। 4 ट्यूशन लगा देंगे, पढ़ना है और अपने क्लास में, अपने कॉलेज में नाम करना है, ताकि वो उन पेरेंट्स के लिए स्टेटस सिंबल बन जाए। इससे उस बच्चे को अंदर से कितनी खुशी मिल रही है उस पढ़ाई से या उस टारगेट को अचीव करने से, उससे उनको कोई उससे मतलब मैटर नहीं है। नहीं है, डज़न्ट मैटर। तो जब बच्चा रियल टाइम एग्ज़ाम देता है लाइफ में और वहाँ वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं कर पाता उस लेवल का, तो वो खुद अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और चूँकि उसने जीवन में कभी फेलियर नहीं देखा है, नहीं सीखा है, हुँ। तो वो उस चीज़ को पचा नहीं पाता। पेरेंट्स की तरफ से कभी इस तरह की तालीम या इस तरह की परवरिश नहीं दी गई कि वो हारना भी सीखे। हमेशा उसने जीतना सीखा है, कभी किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया है, सही। तो वो उसकी जो सहन शक्ति की कमी है, वही उसको कभी न कभी सुसाइड के लिए ले जाती नहीं जाती है। और हम कहते हैं ऐसा, व्यूअर्स के लिए भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि फेलियर तो फर्स्ट स्टेप है, जो हमको कामयाब बनाने के लिए चाहिए। फेलियर ही फर्स्ट स्टेप है, और अगर आपको लगता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, तो इसका मतलब आप सक्सेस होने की तरफ बिल्कुल तरीके से बढ़ चुके हैं। एम आई राइट सर? है। बिल्कुल सही। सर, आगे इसी कड़ी में एक चीज़ हमने सीखी है, आपने हमने नोटिस भी की थी कि एमएलए के चुनाव के अंदर में आपने पार्टिसिपेट किया था। सर, क्या एक्सपीरियंस रहा, एक बार बताइए उसका? बेसिकली राजनीति मेरा शौक या पेशा नहीं है। हुँ। मैं अपने चिकित्सकीय काम से खुश हूँ और मुझे चिकित्सकीय पेशे ने जो मुझे चाहिए था वो सब मेरे जीवन में दिया। खुशी, नाम, नेम, फेम, पैसा, सुकून, आइडेंटिटी, पब्लिसिटी सब दी है। मगर चूँकि अब समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाएँ और बहुत सारी तरह की जो गंदगी है, उससे कभी-कभी मन खिन्न हो जाता है। और मैंने कहीं एक कैप्शन पढ़ा था कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते शासन हैं। करने लग जाता है। और मैं इसको न केवल पढ़ा, मैंने इसको महसूस भी किया कि कई व्यक्तियों को जिनको मतलब जिनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हाँ। वो भी इतने राजनीति में इतने पावरफुल बन जाते हैं कि वो मतलब अपनी उस पोस्ट को। राजनीतिक क्षमता का गलत इस्तेमाल कर आम आदमियों को, आम निरीह जनता को परेशान करने लग जाता है। तो परेशान करने इसलिए लग मुझे जाता लगा कि ये क्षेत्र थोड़ा-सा सुधार योग्य है, जिसमें हम यहाँ भी चिकित्सा की जा सकती है। की जा सकती है। वहाँ भी सर्जरी की ज़रूरत है। बिल्कुल। सर, पॉलिटिक्स की बात चली है, तो हमने भी एक चीज़ नोटिस की है, कई बार ऐसा होता है कि जब एक योग्य व्यक्ति जब आगे आता है, तो कई बार पॉलिटिशियंस को इससे खतरा महसूस होता है। तो वो आप पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना या कुछ ऐसी चीज़ें करना जिसकी वजह से आप आहत हों या आपको पीछे हटना पड़ जाए। तो ऐसा कुछ चैलेंजेस वगैरह फेस किया निश्चित तौर आपने? पे आता ही है। हाँ। हमेशा जब अयोग्य व्यक्ति अपने झूठे व्यवस्थाओं से वो किसी मुकाम पर पहुँचता है और उसे लगता है कि कोई योग्य व्यक्ति उस मुकाम तक आने की कोशिश कर रहा है, हुँ। तो उसे अपना सिंहासन हिलते हुए लगता है या डोलते हुए लगता है। तो निश्चित तौर पे जब उसको ये सब लगेगा तो वो छटपटाएगा और हुँ। छटपटाएगा तो वो सब हथकंडे अपनाएगा कि जिससे कि उसका सिंहासन बचा रहे सिंहासन और बच जाए। वो दूसरा व्यक्ति उस तक ना पहुँचे। अच्छा। तो ये कुदरत का नियम है, उसको अन्यथा नहीं लेना है, वो उसका पार्ट है। हर हर जॉब की एक अलग अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, वो इस जॉब का भी है। सही बात है। ओके, इसमें चैलेंजेस आना सर बनता ही है, अगर चैलेंजेस ही नहीं आएँगे तो फिर हाँ, मज़ा भी नहीं आएगा वैसा। तो सर, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई होगी, कहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लगा होगा कि यार मैंने कहीं गलती कर दी, ऐसा कभी दिमाग में आया? पॉलिटिक्स में आने के लिए मेरा मानस जब बना, तो मैंने एक्सप्लोर की बहुत सारे फ़ील्ड के भई किस तरह से इस काम में आगे बढ़ा जा सकता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, शुभचिंतकों ने मुझे बहुत सारी सलाहें दी। हुँ। मैं उन सलाहों के साथ और अपने जुनून को लेते हुए आगे बढ़ा और हमें बहुत जगह सफलता भी मिली। हम टिकट के काफ़ी नज़दीक भी पहुँच गए थे 2014 के इलेक्शन में। पर फिर ठीक है, सब चीज़ें हर बार अपने हर बार नहीं होती है। मुताबिक नहीं होती है और ठीक है, हमने टिकट नहीं मिला तो ना सही, कोई बात नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सीखने को और मिली। भविष्य में कभी लगेगा कि परिस्थितियाँ हमारे फ़ेवर में है, टिकट मिलता है, हुँ। चुनाव लड़ते हैं, जनता साथ देती है, तो निश्चित तौर पे कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा ही करेंगे, बिल्कुल सही सर। इसी से सम हमको समझने की, एक स्टूडेंट के तौर पर हमको सीखने को मिलता है कि हार नहीं माननी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यानी अगर हम एक बार फेल हुए हैं तो हमको ट्राई करते रहना चाहिए, चैलेंजेस तो आएँगे। एक बहुत ही सर, इंस्टा पर और फेसबुक पर ये चीज़ वायरल होती है कि कई बार मेडिकल फील्ड के अंदर में जो डॉक्टर बनते हैं उनको हम ट्रोल भी करते हैं कि उनकी जो राइटिंग होती है ना, हैंड राइटिंग, तो इसका क्या पीछे लॉजिक है सर? ये चीज़ समझाइए थोड़ा। हैंड राइटिंग वैसे तो एक इंडिविजुअल फिनोमेना है, हैंड राइटिंग का कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, हैंड हाँ। राइटिंग कोई ऐसी नहीं है कि हर आदमी एक जैसी हैंड राइटिंग लिखेगा। पर जहाँ तक डॉक्टर की हैंडराइटिंग का है, डॉक्टर की जब पढ़ाई होती है,
तब उन्हें बहुत कम समय में बहुत सारा लिखना होता है। अच्छा। ये उनकी एक बेसिक नीड है कि उस प्रोफ़ेशन की, उस एग्ज़ाम की, उस पढ़ाई का एक प्री-रिक्विज़िट है कि वो क गणित में 4 लाइनों में सवाल पूरा हो जाता है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग लिखा और वो आंसर हो गया। पर मेडिकल साइंस में आपको उस पूरी बीमारी की कहानी लिखनी है, कहानी लिखनी। उसकी बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, तो मतलब 3 घंटे में उनको लगभग 50-60 पेज की कॉपी भरनी है। ओके। तो इतना भरने के लिए जब तक वो तेज़ी से नहीं लिखेंगे, तब तक वो एग्ज़ाम ही पूरा नहीं दे नहीं पाएँगे। दे पाएँगे। अब एग्ज़ाम पूरा तेज़ी से लिखेंगे तो निश्चित तौर पे उस राइटिंग की सुंदरता उतनी नहीं रह पाएगी। हुँ। तो वहीं से वो राइटिंग का जो क्षरण है वो चालू हो जाता है। फिर आउटडोर में बैठते हैं, तो आउटडोर में भी अगर 4 घंटे वो आउटडोर में बैठा है तो 4 घंटे में उसको 100 पेशेंट देखने हैं। हुँ। 100 पेशेंट देखने हैं, उनसे बात भी करनी है, कि दवाएँ भी समझानी है, उनका एग्ज़ामिनेशन भी करना है, उनका बीपी पल्स भी नापना है, बीच में हॉस्पिटल का राउंड भी लेना है और 100 पेशेंटों को जाँच भी लिखनी है, जाँच भी देखनी है और दवाएँ भी लिखनी है। दवाएँ भी लिखनी। तो इन सब कामों में अगर देखा जाए तो एक पर्ची को लिखने के लिए उनके पास आधा मिनट से ज़्यादा का समय नहीं बचता। समय नहीं होता। तो जब आधा मिनट, 1 मिनट का समय बचेगा और आपको दवा लिखनी है, तेज़ी से लिखनी है, तो फिर राइटिंग का थोड़ा-सा बिगड़ना सामान्य है। सामान्य। और उसको लेकिन आप राइटिंग बिगड़ना नहीं कहें, वो समय के साथ इतनी तेज़ी से लिखते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। हो वो जाता कोई है। जानबूझ के राइटिंग बिगाड़ के नहीं लिख रहा, वो उसकी उसकी इतनी सारे काम में ऐसी हो जाती है राइटिंग। पर रिसेंट सर ऐसे कुछ केसेस भी हुए हैं कि गलत प्रिस्क्रिप्शन या समझ ना आने की वजह से भी ऐसे कुछ केसेस हमने देखे हैं। हाँ, हो जाता है। वो तो गलत प्रिस्क्रिप्शन का आपने लिखा है पर वो सामने वाला उसको गलत गलत समझ ले, पढ़ ले समझ। तो कई बार हो जाता है। अब वो तो हुँ। एक्सीडेंट्स हैं, इट कैन हैपन एनीवेयर, एनी देखिए टाइम, सर, एनी प्लेस। हॉस्पिटल फील्ड के अंदर में सर क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? हॉस्पिटल फील्ड में चैलेंजेस बहुत सारे तरह के फील्ड करने करने को मिलते हैं। हॉस्पिटल भी एक प्रकार की इंडस्ट्री हो गई है आजकल। इंडस्ट्री हो गई है। बेसिकली पेशेंट्स ने और सरकार ने बना दिया है इसको। सारे तरह के जो इंडस्ट्रियल नियम हैं वो लागू कर दिए हैं। बहुत सारे तरह की पाबंदियाँ लगा दी हैं। तो एक चिकित्सक जो पहले खुले दिल से, खुले मन से काम करता था, वो अब उसको बहुत सारे नियमों में बाँध के रख दिया है। एक अस्पताल को चलाने के लिए लगभग 50 तरह की एनओसी लेनी पड़ती है, ओह! जो हर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल रिन्यू करानी पड़ती है। एक्स-रे की अलग है, बायोमेडिकल वेस्ट की अलग है, हॉस्पिटल की अलग है, पॉल्यूशन की अलग है और पचासों तरह की है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की है, लेबोरेटरी की है, स्टाफ की ट्रेनिंग की है और गवर्नमेंट की कई नॉर्म्स हैं, पीसीपीएनडीटी है। ऐसे बहुत सारे तरह के नॉर्म्स हैं, बहुत सारी तरह की एनओसीज़ लेनी होती हैं। तो ये सब भी एक बहुत ही कम्बरसम काम होता है जिसको कराने समय बहुत परेशानी होती है और सरकारी सिस्टम इतना नकारा और आपको कॉम्प्लिकेट कर मालूम है दिया। किस तरह का होता है। हुँ। बिना रिश्वत दिए वहाँ कोई काम नहीं काम नहीं होता। होता। टाइम पर काम नहीं होता, है ना? जो क्लेरिकल स्टाफ होते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट के, वो बहुत परेशान करते हैं, हुँ। है ना? मगर अब ठीक है, ये सब व्यवस्थाएँ, अब आप कहाँ-कहाँ, किस-किस को सुधार नहीं सकते। नहीं सुधार सकते। तो पर जो ये दुःख है वो आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। हुँ। दूसरा हॉस्पिटल को मैनेज करने की समस्या है। अब हॉस्पिटल में 50 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, इंडोर भी है, आउटडोर भी है, 50 तरह की एजेंसियाँ काम कर रही है, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, 50 तरह के और भी काम होते हैं, तब सब तरह के आदमी एट वन्स नहीं मिलते। नहीं तो मिल बहुत सारी पाते हैं। समस्याएँ होती है, सही चल बात। रहा है, ठीक है, करते हैं, सब काम मैनेज करते हैं। अब्रॉड में सर ऐसी समस्याएँ आती हैं? सब जगह आती होंगी निश्चित तौर पे। वहाँ पे काम करने वालों की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। हुँ। वहाँ के जो कर्मचारी वो सिंसियर हैं, चीज़ें खराब कम होती हैं। यहाँ पर तो पेशेंट ही तोड़ जाते हैं सामान, अच्छा। है ना? पेशेंट बाथरूम में फुव्वारा निकाल के ले जाएँगे, बल्ब निकाल के ले जाएँगे, तो अब क्या करें? है ना? तो अब ये सब चीज़ें यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ी कम है, तो जब डैमेज कम होगा तो रिपेयर भी कम ही होगी। श्योर। तो सर इंडिया को इसमें आगे बढ़ने के लिए, इस हॉस्पिटल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर सर एक बहुत वास्ट सेक्टर है, इसमें बहुत सारी संभावना रिसर्चेज़ हैं की बहुत सी डिमांड रहती है। तो क्या इसमें एक गवर्नमेंट को करना चाहिए? गवर्नमेंट को हेल्थ को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। इवन हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया। स्वास्थ्य, जिस भी देश में स्वास्थ्य प्रायोरिटी पे होगा, वहाँ देश तरक्की करेगा। सामान्य आदमी की इनकम का लगभग 10 से 20% पैसा उसकी मेडिकल हेल्थ पर खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है। अगर यही पैसा बचे और उसकी शिक्षा पे, उसकी स्वस्थता पे खर्च हो, तो देश की कितनी तरक्की कितनी होगी। तरक्की होगी? हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ पर लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, मगर वो अभी भी इतना पूरा नहीं है कि वो पूरी जनता को एक बेहतर सेवाएँ दे सके। हमारे अमृत कौर का उदाहरण ले लें तो वहाँ 50-70 डॉक्टरों की पोस्ट है, 40 खाली हैं। 40 का लिए। तो अब आप किस तरह से एक बेहतर सेवाएँ दे पाएँगे? प्राइवेट सेक्टर का रोल भी गवर्नमेंट के सेक्टर से कंधा मिला के चलने का है। हम लोग कर रहे हैं। सरकार को ये चाहिए कि जिस तरह की रियायतें वो सरकारी अस्पताल को दे रही है,
उसी तरह से एक प्राइवेट आदमी जो बड़ी मेहनत से अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करके एक हॉस्पिटल चला रहा है, उसको भी जो रियायतें दी जा सकती दी है जा सकती वो है। दी जाए। बिजली की दरें कमर्शियल लगी हुई हैं। एक तरफ सरकार उम्मीद करती है कि हम इलाज कम से कम कीमत पर करें, और दूसरी तरफ सरकार हमसे पैसा लेती है बिल्कुल कमर्शियल दरों पे। कमर्शियल। अस्पताल के लिए ज़मीन लेनी तो कमर्शियल दरों पे मिलेगी, अस्पताल के लिए बिजली कमर्शियल दरों पे मिलेगी, अस्पताल में और भी सब खर्चे हैं वो कमर्शियल दरों पे लिए कमर्शियल जाएँगे, होते हैं। और इलाज आप चाहोगे कि बिल्कुल घरेलू दरों पे कम से कम कीमत में हो, ये हाँ, थोड़ा-सा संभव नहीं है। इसको कहीं न कहीं सरकार को सर विचार करना चाहिए कि भई अगर हम इसको यहाँ से कम करा रहे हैं तो उधर भी हमको कम उधर भी करके कम दें। करना चाहिए। कहीं न कहीं सर जो पर्ची बेनिफिट का इंडस्ट्रीज़ को मिलते हैं, टैक्स में छूट मिलती है, हुँ, बिजली में छूट मिलती है, बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है, ऐसे गवर्नमेंट अस्पतालों को भी छूट देनी अस्पतालों चाहिए। को मिलना चाहिए। कहीं न कहीं एक पर्ची या इलाज महँगा होने के लिए गवर्नमेंट कहीं न कहीं ज़िम्मेदार निश्चित है तौर इस पे चीज़ के ज़िम्मेदार लिए। है। दवाइयों की लागत महँगी हो गई है, लागत महँगी है। मशीनों पे टैक्स बढ़ गए हैं, तो ये सब चीज़ें भी तो मैनेज करनी पड़ती हैं। सही बात है। अमृतकर हॉस्पिटल की जैसे हमने बात की सर, ये हॉस्पिटल सही मायनों में हम कहते हैं ना सर रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। तो इसमें भी काफ़ी हद तक सुधार की यही ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इसमें भी प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? भई अमृत कौर अस्पताल अपनी क्षमता से दुगना काम कर रहा है। दुगना का कर रहा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि वो रेफर अस्पताल है। हुँ, जितने उनके पास विशेषज्ञ हैं और जितने संसाधन हैं और जितने बेड हैं, उस पर वो अपनी संपूर्ण मेहनत से दुगने मेहनत से काम कर रहे हैं। हुँ। अब उनके पास हर एक आदमी 24 घंटे तो काम नहीं कर नहीं हो सकता, उसकी सकता, भी काम करने पॉसिबल की ही नहीं। लिमिट है, और वो कर भी लेगा तो कितने दिन कर नहीं हो लेगा? पाएगा। कोई 12 महीने, 10 साल, 5 साल तो नहीं कर सकता। हुँ, हर चिकित्सक अमृत कौर का ओवरलोडेड है। जितने उनको काम करना है उससे दुगना कर रहे हैं, जितने घंटे काम करना है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उतने ही चिकित्सक बढ़ाए, ताकि वो सब डॉक्टर जो हैं अपने मरीजों को समय दे सके और उनका बेहतर उपचार कर सके। अब वो ओवरलोडेड आदमी तो क्या करेगा? कोई भी आदमी ओवरलोड होगा तो वो निश्चित तौर पे अपने काम को बाँटेगा या आगे भेजेगा। हुँ। तो वही काम उनको करना पड़ रहा है। डेलीगेट ही करेगा उस चीज़ बस को, वो उससे बचेगा नहीं, बल्कि उसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो पेशेंट को बचाने के प्रयास में ही एक कदम वो उठाता है, आगे भेजना पड़ेगा। आगे भेजना ही पड़ता है। हाँ। आईवीएफ टेक्निक के बारे में सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ है और कैसे काम करती है? हमने अभी नया एक आईवीएफ सेंटर खोला है वसुंधरा हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके। ओके, आईवीएफ बेसिकली एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा तो नेचुरली होता है पर उसका पैदा होने का तरीका आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल है पूरा। इसमें माँ से हम ओवा लेते हैं, हस्बैंड से सीमन से स्पर्म लेते हैं, उनको लैब में, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, लैब में उनको फर्टिलाइज़ कराते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। उसको 4 सेल 8 सेल तक एक एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो को इंक्यूबेटर में रखते हैं। वापस जब एप्रोप्रिएट टाइम आता है तब माँ को, उस यूट्रस को, उस एम्ब्रियो को रिसीव करने के लायक बनाते हैं। उसके बाद उसको वापस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं और वो बच्चा नेचुरली 9 महीने में जैसा सामान्य बच्चा पैदा होता है वैसा वो बच्चा पैदा होता सामान्य है। नहीं होता है पूरा। आईवीएफ उन लोगों के लिए वरदान है जिनको अपने नेचुरल प्रयासों से काफ़ी सालों तक प्रयास करने के बाद भी जिनको बच्चा नहीं मिला और वो माँ-बाप बनने की आस में जगह-जगह भटक रहे हैं, उनके लिए आईवीएफ तकनीक एक वरदान है। वरदान है। बट आईवीएफ टेक्निक सर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी कई बार पड़ जाती है, तो कई बार पेरेंट्स को ये भी रहता है कि ये बहुत महँगा भी होता है। फाइनेंशियल तौर पर ये निश्चित तौर कितना पे आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने अच्छा सवाल किया। आईवीएफ एक्चुअली एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारी एजेंसियाँ इन्वॉल्वड हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट भी चाहिए, हुँ, उसको महँगी-महँगी दवाइयाँ भी दवाएँ भी लगती हैं। चाहिए। उसका एक पेशेंट को 4-5 सिटिंग भी देनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें कॉस्ट एंटर होती है इसमें। बहुत सारे तरह की मशीनें इन्वॉल्वड हैं, बहुत तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्वड हैं। इंस्ट्रूमेंट भी आते तो हैं। ये सब मशीनें महँगी आती हैं। एक आईवीएफ सेटअप को नॉर्मल लगाने का भी खर्चा करोड़ों में आता है। ओके, तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट को भी, इनके और आईवीएफ लैब को मेंटेन करने का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसके टाइमली उसके रिएजेंट्स चेंज करने हैं, इंक्यूबेटर चेंज करने हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी होती हैं। तो इन सब चीज़ों को डे टू डे मेंटेनेंस और इन सब की अपकीपमेंट रखने के लिए बहुत सारा खर्चा ऐड ऑन है। तो इन सब की वजह से इस चीज़ की कॉस्ट थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहती है। तो सर ये आईवीएफ टेक्निक कारगर रहती है, आगे बच्चा उसमें स्वस्थ अगर हो जाता है तो उसके बाद उसके कुछ कुछ जो नेचुरल जो बच्चा होता है उससे ये कितना अलग है? बिल्कुल एब्सोल्यूट सेम होता है, कोई भी एब्सोल्यूट पहचान सेम है। सकता है उसको पैदा होने के बाद ये आईवीएफ से हुआ है, नॉर्मल हुआ है। ओके। वो ये कोई लैब ग्रोन डायमंड या जनरल डायमंड नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल माँ के पेट से निकलता है और उसमें वही जीन्स होते हैं, वही जेनेटिक मटेरियल होता है जो हस्बैंड वाइफ का एक नेचुरल बच्चे में होता है। ऐसा है, बिल्कुल सही। सर आज के दौर में बच्चों के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए एक डाइट बहुत मैटर करती है। तो क्या एक एक होता है ना कि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवर पॉसेसिव पेरेंट्स होते हैं, बच्चे बच्चे को हेल्थ के मामले में थोड़ा ज़्यादा ही कहते हैं ना बहुत ज़्यादा उसको खिलाना और उसको करना, तो ये कहाँ कितना हद तक सही है ये चीज़?
आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ज़्यादातर पेरेंट्स, चूँकि आजकल बच्चों की संख्या कम है, कम है। ज़्यादातर पेरेंट्स 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं। हुँ, अब पेरेंट्स के पास समय तो बच्चों को खाना खिलाने, उनको लगता है खाना खिलाना ही बच्चे का लाड है। तो उस लाड को वो खाने की परिभाषा में गिनते हैं परिभाषा में और वो गिनते हैं। देखते हैं कि मैं जितना ज़्यादा खाना खिलाऊँगा या खिलाऊँगी, मुझे ये बच्चा उतना ही लाडला लगेगा। हाँ, इस चक्कर में वो उस बच्चे को ओवरफीड करा देते हैं। जैसे-जैसे वो ओवरफीड कराते हैं, धीरे-धीरे उसके स्टमक का साइज़ बढ़ जाता है। अच्छा, तो उसके बच्चे की धीरे-धीरे खाने की आदत, जो सामान्य बच्चा अगर 1 रोटी में उसका पेट भर रहा है, तो वो धीरे-धीरे 2 में बढ़ने लग जाएगा क्योंकि स्टमक का साइज़ बड़ा हो गया। बढ़ गया। धीरे-धीरे उसकी आदत 3 रोटी की हो 3 जाएगी, तो की हो वो जाएगी। शुरू से ही ओबेसिटी में चला जाएगा। ओबेसिटी या मोटापा कोई एक दिन की बीमारी नहीं है। वो हमारे खाने की गलत आदतों का एक अंतिम परिणाम है। ओके, और इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो हेल्दी खाना खिलाए, जितनी उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है उतना खाना खिलाए, अपने लाड का झूठा बखान करने के रूप में खाना ना खिलाए और अनहेल्दी या जंक फूड ना खिलाए, जिससे कि वो कुछ समय के लिए बच्चे को टेस्टी लगता है और फिर उसके बाद वो उसी के प्रति लत लग जाती है। और आगे चल के वो ओबेसिटी बन वो जाती है। ओबेसिटी, और ओबेसिटी के साथ हार्ट डिज़ीज़ है, 50 तरह की हुँ, शुगर, बीपी, सब तरह की डिज़ीज़ उन सब से जुड़ी हुई उन है। सब से जुड़ी हुई है। इसी में सर कॉमन प्रॉब्लम्स आती है कि बच्चों को आगे चल के इम्यून पावर की सिस्टम इसी चीज़ से जुड़ता है सर ये भी? खराब खाना निश्चित तौर पे खराब हेल्थ और खराब इम्यूनिटी देता है। हुँ, तो जब हमें हमारा स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ भोजन होगा, तो हम बीमार भी कम पड़ेंगे, हमारा मानसिक शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो इस सब का की नोट जो है वो की रोल यही है कि हम अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ, ताज़ा खाना खाएँ, गुणकारी खाना खाएँ और वो साइंटिफिक भी हो साथ में। एक मिथ है सर बच्चों पेरेंट्स के अंदर में कि जब एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है तो उसको मशीनों में रख दिया जाता है कुछ समय के लिए और बाहर आके पेरेंट्स बोलते हैं कि भई ये तो सिर्फ़ एक आर्टिफ़िशियल तरीके से हमको करवा रहे हैं, बच्चे को शुरू से ही मशीन में डाल देते हैं। तो कहीं ये नुकसान करता है सर ये चीज़? एक्चुअली हम लोगों का माइंडसेट अभी डेवलप नहीं हुआ है। अब जितने भी लोगों के ऐसा माइंडसेट है, वो सब उस ज़माने के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं नहीं देखी। देखी है, आज के 50 साल पहले, 30 साल पहले तो ये सब चीज़ें थी नहीं। नहीं थी। तो उनको, वो उनका माइंडसेट अभी सॉफ्टवेयर डेवलप ही नहीं हुआ। हाँ, वो उसी सिस्टम पे चल रहे हैं कि बच्चों को उनके ज़माने में जैसा रखा जाता था वैसा रख दिया। हाँ, अब बच्चों को आज के ज़माने में आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, मशीनें उपलब्ध हैं। वो मशीनें केवल बच्चे को, अगर बच्चा प्रीमेच्योर है या बच्चा बीमार है, न्यूबॉर्न बच्चा अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता है, तो वज़न उसको कम उस है, रेडी जो कमज़ोर है। मशीन है जिसको हम कहते हैं इनक्यूबेटर या रेडिएंट हीट वार्मर, वो हुँ, केवल बच्चे को वो अपना नेचुरल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। सही। वो मशीन कोई किसी तरह की कुछ नहीं है। हुँ, उसको ऑक्सीजन देनी है, तो आप उसके साथ लगा देंगे, उसको फ़ोटोथेरेपी देनी है, जॉन्डिस हो गया तो फ़ोटोथेरेपी उसमें लगा देंगे। और आम आदमी को दूर से लगता है कि किसी मशीन में जैसे कोई पिंजरे में डाल दिया, बट हुँ, इट इज़ नॉट मशीन या पिंजरा। वो उसको रखने का एक बेड है, जैसे हम बीमार होकर किसी बेड पे सोते हैं, ऐसा वो बच्चे के लिए बेड है। बैड है। वो बेड हीटेड होता है या उसमें हीट कंट्रोल करने का मेजर सिस्टम लगे होते हैं, मशीन लगी होती है, उसके वार्मर लगे होते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा-सा दिखने में फ़ैसिनेटिंग लगता है, पर वो ऐसा नहीं है कि वो मशीन में कोई मशीन में रख के बच्चे को कुछ बच्चे को करते हैं। ऊँचा-नीचा कर दिया, ये सिंपल सा मिथ है और कुछ नहीं। सही। सर कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले हम टीवी प्रोग्राम देखते थे, सत्यमेव जयते आपने देखा होगा आमिर हुँ, खान, उनपे एक शो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और उसमें बताया था कि दवाइयाँ बहुत सस्ती आती हैं, जैसे शुगर की जो दवाई होती है या मतलब ₹1 ₹2 में आती है, तो गवर्नमेंट इस कदम को सीरियसली ले रही है या इस कदम में क्या हो सकता है और सुधार? जेनेरिक दवाएँ निश्चित तौर पे सस्ती आती हैं। जेनेरिक ओके। दवाओं में चूँकि कंपनियों को मार्केटिंग का खर्चा नहीं हुँ, देना पड़ता है, मतलब ये बात सच है। एडवर्टाइज़मेंट का, क्योंकि उनको उस काम के लिए ना तो कोई ऐड देना है, ना हुँ, कोई किसी तरह का एमआर रखना है, ना उस तरह किसी तरह की मार्केटिंग या कोई और एक्सपेंडिचर, पैकिंग-वैकिंग इन पे खर्च करना है। तो उनकी जो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और उसकी जो विपणन और ये सब देखा जाता है, उसमें उसकी बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। हुँ, जेनेरिक दवाओं में ये सारी कॉस्ट बच जाती है, तो अल्टीमेटली दवाओं की कीमत कम हो जाती है। और दवाओं की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लगभग बराबर सी रहती है उसकी गुणवत्ता। पर अब चूँकि हमारे यहाँ तो जेनेरिक दवाओं की कॉस्ट भी एथिकल दवाओं के बराबर प्रिंट आती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जेनेरिक दवाओं के प्रिंट रेट ही कम करे, सबसे ओके, पहले। सही बात है। तब वो मरीज़ को उस लेवल का फ़ायदा उस पहुँचेगा, लेवल अन्यथा जेनेरिक नाम से दवा बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसपे प्रिंट रेट तो हम जो एथिकल दवाएँ हैं उसके बराबर ही प्रिंट है। हुँ। तो वो जेनेरिक नहीं जेनेरिक बराबर हो गई वो तो। एक हेल्दी बच्चे के लिए सर स्टार्टिंग के 1000 दिनों के लिए क्या एक सलाह आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? जीवन के पहले 1000 दिन उसकी पूरी ज़िंदगी की दिशा और दशा तय करते हैं। हुँ, न केवल उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका इम्यूनिटी, उसका भविष्य में होने वाली बीमारियों की सबकी नींव उन पहले 1000 दिनों में बन जाती है। ओके, हमें लगता है कि डायबिटीज़ जो है वो ओल्ड एज की बीमारी है, पर वो नहीं है। आपके पहले 1000 दिनों की परवरिश आपको तय कर देगी कि आने वाले
30 साल में 50 साल में उसको डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी, शुगर हो बीपी होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें हमारी बचपन की परवरिश में तय हो जाता है। जैसे हम एक मकान की नींव बनाएँगे तो वो तय हो जाएगा कि मकान किस दिशा में किस कैसे दिशा में नक्शे का कैसे बनेगा। जाएगा? सही तो बात ये है। 1000 दिन जो है वो उसकी नींव बन रही है। हुँ, नींवें कमज़ोर है तो निश्चित तौर पे मकान कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर बच्चे की पहले 1000 दिन की परवरिश अच्छी नहीं हुई, उसका खान-पीन अच्छा नहीं किया आपने, मेल न्यूट्रिशन हो गया, उसका वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो कई बीमारियों से ग्रसित होगा या उसकी उन बीमारियों के प्रति इम्यूनिटी नहीं होगी। उसका खान-पीन सही नहीं किया आपने, उसको ओबेसिटी में डाल दिया, हुँ, जो फ्यूचर में डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होगा। सही। आपने उसको मेल न्यूट्रिशन रखा तो वो एक वीक बच्चा बनेगा, जो वीक के साथ वो रोज़-रोज़ बीमार और होगा, बीमार पड़ एनीमिक जाएगा। होगा, तो वो उसकी लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पहले 1000 दिन की परवरिश बच्चे के पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय कर देती है। तो एक पेरेंट्स के लिए सर ये क्या आप सजेशन होगा कि उनको लिए क्या करना चाहिए बच्चे के लिए? पेरेंट्स समझदार पेरेंट्स को अपने बच्चे की अच्छी देखभाल करें। उन्हें लगता है कई बार वो जो कर रहे हैं वो सही है, पर ऐसा नहीं है कि हर बार हर पेरेंट्स जो कर रहा हो तो वो सही होता है। आपको कई चीज़ों की समस्या है या आपको नहीं पता है या आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। हुँ, बच्चे को अच्छे खान-पीन पे ध्यान दें। केवल एडवर्टाइज़मेंट देखकर और अपने अड़ोसी-पड़ोसियों से सलाह लेकर काम ना करें। कई पेरेंट्स हैं जो बच्चे को नहीं देने वाली चीज़ें भी दे देते हैं, जो उसकी उम्र के लिए उचित नहीं होते हैं। उचित नहीं होती। साल 6 महीने के बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, हुँ, ये बिल्कुल उसके लिए ज़हर के बराबर काम करता है। तो इस तरह की चीज़ों से वो अवॉइड करें कि वो पानी मिला-मिला के दूध पिला रहे हैं, बॉटल से दूध पिला रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं करा रहे हैं, बच्चे को जंक फूड की आदत शुरू से डाल देते हैं, टॉफ़ियाँ खिला रहे हैं, बच्चों को चुप करना है, उनकी बेसिक थीम क्या होती है? बच्चा चुप रहना चुप चाहिए। रहना चाहिए। तो वो जो कुरकुरे दिला देते हैं, है ना? मैगी पास्ता खिला देते हैं। जब आप शुरू में इस तरह के टेस्ट दे रहे हैं, अब बच्चे का न केवल आपने टेस्ट पॉल्यूट कर दिया, उसकी हेल्थ भी बर्बाद कर दी। हुँ, जो उन्हें उस समय समझ में नहीं आएगा, उस समय तो उनको एक क्षणिक गेन हो जाएगा कि बच्चा चुप हो गया, पर वो चुप नहीं हुआ, उसको आपने गलत रास्ते पे डाल दिया, जो आगे जाके उसकी मंजिल गलत जगह पे पहुँचेगी। व्यूअर्स का क्वेश्चन है सर एक कि डायपर जो बच्चों को हम पहनाते हैं, क्या ये सुरक्षित है बच्चे के लिए? डायपर निश्चित तौर पे सुरक्षित और अच्छे हैं, पर हमारे हिंदुस्तान की ज़्यादातर माएँ डायपर को सही काम में लेने का तरीका नहीं जानती। तरीका नहीं जानते हैं। अब हमारे यहाँ क्या इकोनॉमिक्स सबसे ऊपर चलती है। अब ₹10 का डायपर है, माएँ उसको 10 घंटे चलाती हैं। हुँ, हुँ, वो डायपर बेसिकली बना है पेशाब बाहर ना फैले, गंदगी बाहर ना फैले, इन्फेक्शन ना फैले ना इसलिए। फैले। पर हमारी ज़्यादातर माएँ उसको पेशाब और लैट्रिन इकट्ठा करने में काम में लेती हैं। वो हुँ, रात को 10 बजे डायपर बाँधेगी, सुबह 6 बजे खोलेगी। हुँ, अब बच्चे ने रात को 11 बजे बाथरूम कर दिया, 12 बजे पॉटी कर दी, पर हमने सुबह 6 बजे खोला है। तो रात भर तो वो बच्चा सूसू पॉटी में पड़ा है, इन्फेक्ट हो माँ गया। आराम से सो रही है, तो हुँ, वो तो इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन दोष किसको देंगे? हम डायपर को देंगे। डायपर को देंगे। दोष डायपर का है क्या? नहीं है उस सर, जगह पे कपड़े की लंगोटी बनती तो कितनी देर में खुलती? वो कुछ देर में हाथों-हाथ खुलती। हाँ, तो ऐसे ही अगर डायपर को हम हाथों-हाथ खोल दें, प्रॉपर हाइजीन रखें, तो डायपर खराब नहीं है, डायपर अच्छा है। कपड़ों में ना तो पेशाब रुकता है, ना लैट्रिन रुकती है, वो पूरे कपड़ों में ओढ़ने-बिछाने वाले कपड़ों में फैलती है और अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन, बीमारियाँ, गंदगी सब करती सब कर जाती है। है। इसीलिए ऐसे बच्चे मेरे पास ज़्यादा बीमार होके भर्ती होते हैं, जिनके पेरेंट्स इलिटरेट होते हैं, गंदगी में रखते हैं, डायपर नहीं पहनाते हैं हुँ, और वो उन्हीं कपड़ों में बच्चा लैट्रिन पेशाब कर रहा है, उसी को घुमा-घुमा के ओढ़ाए जा रहे हैं, उसी को पहनाए जा रहे हैं, उसी को हुँ। वो सब बच्चे इस तरह के रोज़ बीमार होके आते हैं। कुछ मार्केटिंग का भी खेल होता है, मार्केट में भी इस तरह के ऐड होते हैं तो बच्चे पेरेंट्स का कन्फ्यूज़ होना एक डायपर सामान्य खराब चीज़ है। नहीं है, डायपर को काम हुँ, में लेने का तरीका खराब है। तरीका खराब है। सर लास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ सजेशन जो हमारे न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं जो आगे डॉक्टर बनने वाले हैं या अब्रॉड जाके जो डॉक्टर करने जा रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा सा सलाह या मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं अब्रॉड जाने वाले बच्चों के बारे में कहूँगा कि हिंदुस्तान में नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के बाद अगर नंबर नहीं आया या फ़ीस बहुत ज़्यादा है और वो अब्रॉड से एमबीबीएस करके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें कोई खराबी या बुराई नहीं है, बुराई नहीं है। पर वो वहाँ जाके भी पढ़ें। देखो, समस्या क्या है? समस्या ये नहीं कि विदेशों से अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। हुँ, बेसिकली हमारे यहाँ से बच्चे ही वही जा रहे हैं जिनको यहाँ एडमिशन नहीं मिला। एडमिशन नहीं मिला। अब एडमिशन नहीं मिला तो उनके नीट में कम नंबर आए। हुँ, कम नंबर आए तो उन्होंने मेहनत कम की। अब ये मेहनत यहाँ कम नहीं की, उनकी आदत में ही वो कम मेहनत है। आदत में हो गया, उनके सपने ऊँचे हैं पर मेहनत कम है। मेहनत कम तो है। अब वो क्या होता है, कम मेहनत में उनको इंडिया में तो कोई कॉलेज मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो बहुत महँगा मिल रहा है। हुँ, तो इस उस अपनी कमज़ोर मेहनत को छुपाने के लिए वो विदेश से एमबीबीएस विदेश करके आ जाते रहे हैं। हैं। पर चूँकि एमबीबीएस तो विदेश से कर ली, पर मेहनत तो उन्होंने वहाँ भी नहीं करी। हुँ, ना तो वहाँ वालों ने पढ़ाया, ना इन्होंने पढ़ाई नहीं की। इन्होंने तो पढ़ाई की। यहाँ आके भी वो उसी लेवल की तैयारी करके यहाँ आते हैं कि वो फिर यहाँ के भी एग्ज़ामों को पास करने में उनको बहुत दिक्कत आती दिक्कत है। आती है। फिर वो जब वो इस तरह की सिस्टम से निकलते हैं, तो वो एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार वो कुछ लोग तो मेहनती होते हैं, उसमें से निकल जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं कर पाते, तो फिर वो यहाँ बहुत परेशानी में सामना करना पड़ता है उनको। यहाँ पे एक एफएमजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो कई बार 4-4 5-5 बार देने के बाद पास नहीं हो पाते। सही बात है। हो जाते हैं तो उनका क्लिनिकल सेंस इतना डेवलप नहीं होता, हुँ, क्योंकि पढ़ा नहीं तो अब पेशेंट तो आएगा, उस समय आप किताब पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। सही बात है। और धीरे-धीरे चल के फिर उसको, क्योंकि एज फैक्टर भी इसमें काम बहुत करता है, तो एक करियर के लिहाज से भी एक डिप्रेस होना उस बच्चे के लिए बहुत भारी पड़ निश्चित जाता है। तौर पे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपसे मिलके, और आज हुँ, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ निश्चित तौर पे सीखा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही कंबाइंड बहुत कुछ यहाँ से लेके जाने वाले हैं, और आई होप वो चीज़ लेकर गए होंगे। सर बहुत-बहुत थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल आप गेम चेंजर सीरीज़ में अपना कीमती वक़्त निकाल कर यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।